कि विशाल जी देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब कर रहे हैं। तब वो हमेशा डेटा की चेरी पिकिंग करेंगे एंड समहाउ ही वाज एबल टू मेक श्योर कि उनकी जो थ्योरी है वो हमेशा सही हो। सूडो साइंस जो होता है वो हमेशा चीजों को कंफर्म करने का ट्राई करता है। आप प्लीज इसको कोई पर्सनल वॉर की तरह मत लीजिए, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। अब एक बार शांति से सोचिए इस बारे में। गलती करना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ये जानने के बाद कि गलती हुई है उसको नहीं सुधारना वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। हेलो क्यूरियस पीपल, आजकल ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि साइंस का यूज करते हुए अपने अलग अलग आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, यानी कि सूडो साइंस को प्रमोट करना। बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी ये इल्जाम लगाया कि विशाल जी देश का साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब कर रहे हैं, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने ये लंबी चौड़ी सी वीडियो रिलीज की। अब इस वीडियो में काफी सारे पार्ट्स हैं जिनमें कुछ चीजों से मैं एग्री भी करता हूं और कुछ चीजें ऐसी है जो साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो उनके ऊपर बात नहीं करूंगा। बट यहां पर उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और मेटाफिजिक्स के ऊपर बात की है, और चलिए इनके आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। बट उससे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली साइंस क्या होती है। अब एग्जैक्टली साइंस को डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। इसकी एक ओंटोलॉजिकल डेफिनेशन है, एक एपिस्टेमोलॉजिकल डेफिनेशन है। अब मैं यहाँ पर ये जार्गन्स यूज कर रहा हूं, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन अभी नहीं करने वाला हूं। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं अभी आपको सरल भाषा वाले साइंस बताऊंगा। वो ये है कि ये एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसकी मदद से हम लोग हमारे आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं। अब विशाल जी ने एक चीज बिल्कुल सही बोली कि साइंस हमको परफेक्ट रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं बता पाता है, और मैं उस चीज से बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन जो रियलिटी ये बता पाता है, जो फिजिकल रियलिटी के बारे में ये बेस्ट गेस हमको दे पाता है, वो बहुत ही रिलायबल होता है। और वो रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि उसको हम लोग कई बार देख के कंफर्म कर सकते हैं। अब बात ये आ जाती है कि जब कोई इनके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि ये सूडो साइंस फैलाते हैं या फिर ये मेटाफिजिक्स की बातें करते हैं, तो एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्या है इनको डिटेल में समझते हैं। पहली चीज तो सूडो साइंस और साइंस में क्या डिफरेंस है इस चीज को समझते हैं, और इस बारे में डिस्कस करना थोड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसको हम लोग डिमार्केशन प्रॉब्लम कहते हैं। अब इस बारे में बात कर रहा हूं तो मुझे लेजेंडरी कार्ल पॉपर का नाम लाना जरूरी है। तो स्टोरी यहां से शुरू होती है कि कार्ल पॉपर उस टाइम पे पैदा हुए थे जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना काम किया था और फ्रॉइड ने अपना काम किया था। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के काम के बारे में सब लोगों को पता है कि उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पता किया था। वहां पर वो ये अप्रोच लगा रहे थे कि किस तरीके से वो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव कर सकते हैं सोलर इक्लिप्स की मदद से। सोलर इक्लिप्स की मदद से लाइट किस पर्टिकुलर तरीके से बेंड होगी, अगर वो रिजल्ट हमको मिलता है तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सही हो सकती है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो वो थ्योरी फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से वो थ्योरी एकदम से बाहर हो जाएगी। ये तरीका था जो आइंस्टाइन अपना रहे थे। दूसरी तरफ फ्रॉइड थे जो कि थोड़ा अलग अप्रोच अपना रहे थे। फ्रॉइड क्या करते थे कि फ्रॉइड डेटास को यूज करके अपनी जो फ्रॉइडियन साइकोलॉजी है उसको किसी तरीके से काम चला लेते थे। मतलब वो हमेशा डेटा की चेरी पिकिंग करेंगे एंड समहाउ ही वाज एबल टू मेक श्योर कि उनकी जो थ्योरी है वो हमेशा सही हो। तो कार्ल पॉपर ने ये दो अलग अलग मेथड ऑफ साइंस देखे, और कार्ल पॉपर ने यहां पर एक डिस्टिंक्शन बनाया। उन्होंने ये बोला कि फ्रॉइड यहां पर जो कर रहे हैं उसे सूडो साइंस कहेंगे और आइंस्टाइन जो कर रहे हैं उसे साइंस कहेंगे। मैं बताता हूं क्यों। अब यहां पर फ्रॉइड जो कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से चेरी पिकिंग करके अपने साइंस को वेरीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं, अपनी थ्योरी को वेरीफाई करने का ट्राई कर रहे हैं। बल्कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फ्यूचर में प्रेडिक्ट करके एक ऐसा ऑब्जर्वेशन बताया जो कि अगर उनकी थ्योरी कर पाएगी तो उसके सही होने के चांसेस है। 100% तरीके से अभी वो राइट प्रूव नहीं हुई है, लेकिन उसके सही होने के चांसेस है। लेकिन अगर वो टेस्ट फेल कर गई तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो यहां देखिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो पूरी थ्योरी है वो एक फॉल्सिफाइबिलिटी के ऊपर बेस्ड है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट पास कर गई तब भी 100% प्रूवन नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन अगर फेल कर गई तब तो भैया थ्योरी गई हाथ से। लेकिन फ्रॉइड जी ये तो अपनी थ्योरी किसी भी तरीके से काम चला रहे हैं, इसलिए कार्ल पॉपर ने बोला कि फ्रॉइड जो कर रहे हैं वो सूडो साइंस है और आइंस्टाइन जो कर रहे हैं वो साइंस है। इसको एक और अच्छे तरीके से समझते हैं। सूडो साइंस जो होता है वो हमेशा चीजों को कंफर्म करने का ट्राई करता है, लेकिन जो साइंस होती है वो साइंस हमेशा चीजों को डिसकंफर्म करने का ट्राई करता है। अब साइंस के एग्जांपल में हम लोगों ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देखी। सूडो साइंस का एग्जांपल फ्रॉइडियन साइकोलॉजी के अलावा क्या होगा, वो होगा एस्ट्रोलॉजी।
एस्ट्रोलॉजी के क्लेम्स जो भी करते हैं वो हमेशा ऐसे देखते हुए दिखेंगे कि देखो हमने ये बताया था ये सही हो गया, हमने ये बताया था ये सही हो गया, जबकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे होंगे जब वो चीज गलत प्रूफ हो रही होगी। तो वो हमेशा अपने आप को कंफर्म करने का ट्राई करते रहते हैं, जो कि सबसे बड़ा सिंपल है कि वो सूडो साइंस है। ऑन दी अदर हैंड साइंटिफिक चीजें हमेशा एक टेस्ट के ऊपर बेस्ड पास कर गई तो ठीक है, और अगर फेल कर गई तो भैया मामला गड़बड़ है। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ लिया सूडो साइंस में और साइंस में। अब यहां पर एक और चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। अब मिस इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज है जो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप सबको पता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो गलत बताई गई हो वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है। और अब यहां पर एक और टर्म आता है मेटाफिजिक्स, जो कि विशाल जी ने यूज किया है। अब मेटाफिजिक्स एक ऐसी टर्म है जिसको बहुत वाइडली तरीके से यूज किया गया है। अगर हम लोग इसके ओरिजिन के बारे में बात करें तो ये बोला जाता है कि इंडियन उपनिषदों में और चाइना में इस चीज के बारे में बात की गई थी। साथ ही साथ ये माना जाता है कि एरिस्टोटल ने इसकी एक अच्छी फाउंडेशन रखी थी। हालांकि एरिस्टोटल ने इसका नाम मेटाफिजिक्स नहीं रखा था, इनफैक्ट एरिस्टोटल ने कभी इसे पब्लिश भी नहीं किया था। उनके बाद लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेटाफिजिक्स को पब्लिश किया था। अब मेटाफिजिक्स को काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इसको करने का कोई स्ट्रक्चर्ड तरीका एकदम से डिफाइंड नहीं हुआ था। आज के टाइम में मेटाफिजिक्स को फॉलो करने के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इनफैक्ट मेटाफिजिक्स की मेथोडोलॉजी की स्टडी को हम लोग मेटाफिजिक्स कहते हैं। तो मेटाफिजिक्स अपने में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्रांच है, लेकिन मेटाफिजिक्स को बहुत फालतू तरीके से यूज करके लोग मेटाफिजिक्स को बदनाम करते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताता हूं, मैं मेटाफिजिक्स से कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। जब मैं 9th क्लास में था तो मैंने ब्रह्मा कुमारीज का कोर्स कर रखा था और वहीं पे उनके किसी आश्रम के इवेंट पे गया हुआ था। वहां पर एक सर और उन्होंने मुझसे बात करनी स्टार्ट की और उन्होंने बहुत ही सारे अजीब अजीब क्लेम को बोलने लगे कि ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। तो मेरी थोड़ी बहुत साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी, उसके बेसिस में क्वेश्चन पूछता गया। जब वो अपने लिमिट पे पहुंच गए तो उन्होंने ये बोला कि ये सारी मेटाफिजिकल चीजें हैं। तो मेरा इंट्रोडक्शन ही मेटाफिजिक्स फील्ड से ऐसे हुआ कि ये तो यार ऐसी चीज है जो जिनको कुछ नहीं आता है तो ऐसे ही बोल देते हैं। मैं गलत था वहां पर। मेटाफिजिक्स एक अच्छी फील्ड है, दिक्कत तब आती है जब लोग उसे किसी भी तरीके से यूज कर लेते हैं। तो जो मेटाफिजिक्स को अच्छे से स्टडी कर रहे हैं या फिर जो मेटाफिजिशियन है वो मेटाफिजिशियन जरूर कहलाएंगे, लेकिन तभी कहलाएंगे जब वो एक प्रॉपर मेथड, जब वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होंगे। जो उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सूडो मेटाफिजिशियन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टर्म समझी? साइंस, सूडो साइंस, मेटाफिजिक्स, सूडो मेटाफिजिक्स और मिस इन्फॉर्मेशन। अब चलिए विशाल जी के वीडियोस की मदद से ही हम लोग इन सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। 1916 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी जो यूनिवर्स में ग्रेविटी के इफेक्ट को समझाती है। अब यहाँ पर इन्होंने ईयर गलत बोल दिया। आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में दी थी। दोस्तों आइंस्टाइन ने 1916 में एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से उन्हें काफी शर्मिंदा होना पड़ा। आइंस्टाइन ने लैम्डा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताई और उसे रद्द कर दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये जो लैम्डा वाली चीज की थी ये 1917 में की थी। और आखिर में वैज्ञानिकों ने पाया कि आइंस्टाइन का वो लैम्डा ही डार्क एनर्जी है। जब भी हम लोग लैम्डा की बात करते हैं, जो लैम्डा सीडीएम मॉडल में आता है, डार्क एनर्जी वाले लैम्डा की जो बात कर रहे हैं, इसको हमेशा कैपिटल लैम्डा से डिनोट किया जाता है, स्मॉल लैम्डा से डिनोट नहीं किया जाता है जैसा ये अपने वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये क्लासिक एग्जांपल होता है मिस इन्फॉर्मेशन का। अब मिस इन्फॉर्मेशन हमको विशाल जी की वीडियो में दिख गई। अब इनकी ही वीडियो से समझते हैं कि सूडो साइंस क्या होता है। मॉडर्न फिजिक्स में हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात करते हैं कि कोई एक ऐसी थ्योरी मिल जाए जो यूनिवर्स की सभी फंडामेंटल फोर्सेस और मैटर की फॉर्म्स को समझा दे। तो ऐसे में स्ट्रिंग थ्योरी एक मेन थ्योरी निकल कर आती है जिसके अनुसार पार्टिकल्स कुछ और नहीं बल्कि वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशनल एनर्जी है। वैसे तो स्ट्रिंग थ्योरी प्रूवन नहीं है, इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूं। साइंटिस्ट बहुत ज्यादा स्केप्टिक होते हैं। तो इसी आइडिया के ऊपर जो अभी तक प्रूवन नहीं है, लेकिन आई गेस इन्होंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं इसलिए इनको इसका इतना आइडिया नहीं होगा, उसको बेसिस बना के ये अपने आइडिया को परपेचुएट कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, चलिए वो समझते हैं। आज कई फिजिसिस्ट ये मान चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड मल्टीपल डायमेंशन से बना है और हमारी रियलिटी जो हमें 3D और 4D स्पेस की तरह दिखती है वो उसका एक सबसेट मात्र है। तो इसमें 7 लोगों की बात हुई है, भू, भुव, शुभ, मह, जन, तप और सत्य। और कौन सी वाली स्ट्रिंग थ्योरी? स्ट्रिंग थ्योरी 3 तरीके की होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, और हर तरीके की स्ट्रिंग थ्योरी अलग अलग डायमेंशन को बताती है। विशाल जी ये जो आपने विजुअल्स यूज किए ना अपनी वीडियो में स्ट्रिंग थ्योरी को समझाने के लिए, ये वीडियो का जो ओरिजिनल सोर्स है उधर ही जाके देखिए। बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया है कि स्ट्रिंग थ्योरी कितने टाइप की होती है और ये डायमेंशन एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो जो हम वर्टिकल डायमेंशंस देख रहे हैं 7, उसमें से जो प्रथम 2 हैं यही केवल फिजिकल पार्ट बनाती हैं। लोक और भूलोक ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड, ये हमारे ब्रह्मांड का जो 5 महाभूतों से बना वर्ल्ड है उसको बताता है। 2 के अलावा जो 5 लोक हैं वर्टिकल डायमेंशन में वो फिजिकल नहीं है, फिर वो एक कॉन्शियसनेस की स्केल हो जाती है।
अब देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि डायमेंशन जो होते हैं फिजिकल नहीं होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी जिन डायमेंशंस के बारे में बात कर रही होती है वो फिजिकल होते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट केस, लेकिन वो होते फिजिकल हैं। जो ब्रह्मांड है ये बहुत ढेर सारी डायमेंशंस का बना है, जिसका हम केवल एक सबसेट है। जो हमारी फिजिकल रियलिटी है, जो हमारा 3D या 4D स्पेस वर्ल्ड है, वो उसका एक सबसेट ही है। ब्रह्मांड में बहुत ढेर सारी हायर डायमेंशंस भी अवेलेबल हैं। तो यहां पर ये इतनी सारी चीजों की बात कर रहे हैं, जबकि ये कॉम्पैक्टिफाइड डायमेंशन जो कि शायद सही होंगे भी नहीं, और अगर सही होंगे तो कौन से वाले स्ट्रिंग थ्योरी के सही होंगे वो भी डिबेटेबल चीज है, जो कि इन्होंने कोई चीज एड्रेस नहीं की, कोई मेथड के बारे में बात नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये क्लासिक एग्जांपल है सूडो साइंस का। अब ये जो इनके सूडो साइंस वाली वीडियोस है, ये इनके चैनल पे भर भर के मिल जाएंगी। ये तो मैंने एक वीडियो उठाई है, अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स वाली जो मेरी फेवरेट इनके सूडो साइंस वाली वीडियो है वो बची है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूं जो इसके बाद आएगी। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ऑब्जर्वर इफेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको लेके काफी लोगों को बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है। अरे मैं ये कह रहा हूं, रिचर्ड फेनमैन की जो फेनमैन्स लेक्चर है उसके 3rd वॉल्यूम के फर्स्ट 2 चैप्टर पढ़ लो ना, तो ही क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या है। अगर वो फर्स्ट 2 चैप्टर विशाल जी आप पढ़ लेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि क्वांटम मैकेनिक्स वाली वीडियो में आपने क्या क्या गलतियां की हैं। लेकिन डोंट वरी, उसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, उतना डिटेल में नहीं जितना फेनमैन ने बात की है, लेकिन इतना डिटेल में तो बात कर लूंगा कि आपका ये मिसकंसेप्शन दिमाग से उतर जाएगा जो कि विशाल जी की वीडियो के बाद आया होगा या फिर किसी भी ऐसे सूडो साइंटिफिक क्रिएटर की वीडियो के बाद आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि विशाल जी ने अपनी वीडियो की मदद से कैसे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, कैसे सूडो साइंस फैलाई है। अब इन्होंने ये बात की है कि ये मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते हैं, और मैं उन विषयों पर बात करता हूं, और जब विज्ञान की तरफ जाता हूं तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाता, बल्कि विज्ञान की जो खोजें हैं उनसे जो फिलोसॉफिकल कंक्लूजन्स निकल रहे हैं, वो जो पुरानी फिलोसफीज हैं, क्या उनसे पैरेलल बैठता है या नहीं बैठता है, इस पर ही चर्चा होती है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो साइंस या फिर उससे रिलेटेड मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए इनकी कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं जहां पर सिर्फ साइंस की बात हो रही है और मेटाफिजिक्स के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। दोस्तों, क्या सच में हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर करके कोई चीज छुपी हुई? हमारे यूनिवर्स में अवेलेबल टोटल ग्रेविटी का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा नॉर्मल मैटर से नहीं आ रहा है। डार्क मैटर इसी को आंसर करता है। ये किसी ऑब्जेक्ट की वो मिनिमम स्पीड होती है जिससे वो प्राइमरी बॉडी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को तोड़कर निकल जाता है। ऐसे ही अगर अर्थ की करंट रिवॉल्विंग स्पीड को √2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो सन की ऑर्बिट से फ्री हो जाएगी। फिर दशकों की स्टडी से पता चला कि इन क्लस्टर्स में एक छिपा हुआ इनविजिबल मास है जो इन गैलेक्सीज को बांधे हुए। अब हालांकि इससे इनका पॉइंट गलत प्रूफ हो रहा है, बट साइंस के बारे में बात करना कोई गलत चीज नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत अच्छी चीज है, गिवन कि आप सही चीज के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, ये डार्क मैटर वाली अपनी वीडियो में बताता है कि डार्क मैटर का ब्लैक होल से कोई रिलेशन नहीं है, जबकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ब्लैक होल्स डार्क मैटर का एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकती है। इनफैक्ट डार्क मैटर के 300 से ज्यादा कैंडिडेट हैं। इन्होंने ये बोल दिया कि डार्क मैटर प्रूवन है। डार्क मैटर अभी तक प्रूवन नहीं है। देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि मे बी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी बड़े रीजन में अलग तरीके से काम करती हो। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि सुपर फ्लूइड जैसी कोई चीज होती होगी या स्केलर फील्ड जैसी कोई चीज होती होगी जिसकी मदद से डार्क मैटर और मॉडिफाइड ग्रेविटी जैसी चीजें दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करती होंगी। तो डार्क मैटर एग्जैक्टली क्या है जब साइंटिस्ट को ही नहीं पता है, तो देखिए इन्होंने कितने कॉन्फिडेंस के साथ बता दिया है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई बहुत कॉन्फिडेंस से कोई चीज बता रहा हो ना, कोई साइंटिफिक थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा हो, इसका मतलब यह है कि उसको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि कम नॉलेज होती है तो उसके बारे में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। इसी को हम लोग ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक ऐसे साइंस एक्सपर्ट से जो कि इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और देखिएगा वो कितने केयरफुली अपने वर्ड्स को यूज करती है। Dark energy and dark matter are entirely normal and perfectly scientific hypotheses. They may turn out to be wrong, but that doesn't mean it's wrong to consider them in the first place. Dark matter has a gravitational pull like normal matter, but you can't see it. Dark energy and dark matter are two different things. They may be related, but currently we have no good reason to think that they are related. अगर किसी को साइंस आती है ना, तो वो इस तरीके से अपने वर्ड का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि इन सारी चीजों के गलत प्रूव होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने मान लिया। मैं बहुत वीडियो में बोल चुका हूं कि बड़ा बेकार स्टेटमेंट है, वैज्ञानिकों ने मान लिया, ये कर लिया। मैं और समझाना भी नहीं चाहता इसके ऊपर। अब मेटाफिजिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो मेटाफिजिक्स एक लेयर और नीचे जाती है जो साइंस जिन क्वेश्चन को आंसर करता है। बहुत फेमसली बोला जाता है कि इफ यू आस्क व्हाई वंस देन यू आर अ फिजिसिस्ट, बट इफ यू आस्क व्हाई ट्वाइस देन यू आर अ फिलोसोफर। और मेटाफिजिशियन यही काम करते हैं। लेकिन अभी मैंने आपको यह बताया था कि अगर आपको एक प्रॉपर मेटाफिजिशियन होना है तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। अब इनका ये स्टेटमेंट है कि ये साइंस से रिलेटेड मेटाफिजिक्स की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर कैटेगरी को हम लोग कहते हैं साइंटिस्टिक मेटाफिजिक्स।
वो टाइप की मेटाफिजिक्स जिसमें हम लोग साइंटिफिक बेसिस का यूज करते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग का यूज करते हैं और उन चीजों को एक लेवल ऊपर लेकर जाते हैं। तो अगर ये साइंटिस्टिक मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए। अगर वो मेथड या स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर ये कहलाएंगे सूडो साइंटिस्टिक मेटाफिजिशियन है। अगर मेटाफिजिक्स को कर रहे हैं और मेटाफिजिक्स अच्छी है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, तो उसको अच्छे तरीके से करना जरूरी है। तो विशाल जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साइंस में तो आप ब्लेंडर कर रहे हैं, फिलॉसफी में भी मत करिए, क्योंकि फिलॉसफी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उनको इस चीज से हमेशा कंप्लेन रहती है कि फिलॉसफी को लोग उस नजरिए से नहीं देखते, उस रिस्पेक्ट से नहीं देख पाते जो वो डिजर्व करती है, क्योंकि लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस क्यों नहीं है? ऐसे टाइप के क्लेम की वजह से जो कि आप ला रहे हैं। सो इट्स बेटर कि हम लोग साइंस, सूडो साइंस, मेटाफिजिक्स, सूडो मेटाफिजिक्स, इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में समझे। अब मैंने इतनी सारी चीजों के बारे में बता दिया, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि इनकी वीडियो में ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी या अप्लाइड साइंस के ऊपर बात नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा क्लेम है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट बिगाड़ते हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी को आगे जाके असर पड़ता है। मैं समझाता हूं कैसे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है ये समझना चाहिए। साइंस के बारे में हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया, अब टेक्नोलॉजी क्या है? साइंटिफिक नॉलेज को जब हम लोग प्रैक्टिकल यूज में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए या ऐसी चीजों के लिए यूज करते हैं तो टेक्नोलॉजी होती है। इसका मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी के लिए साइंटिफिक नॉलेज बहुत जरूरी है, साइंटिफिक नॉलेज के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट बहुत जरूरी है। और आप जो काम कर रहे हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को खराब करने का काम कर रहे हैं, विच इज इनडायरेक्टली गोइंग टू इंपैक्ट ऑन टेक्नोलॉजी। इसको मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझाता हूं। 2024 का फिजिक्स नोबेल प्राइज गया था मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। वो क्यों गया था? क्योंकि जिन दो साइंटिस्ट को वो मिला था उन्होंने बायोलॉजी की फंडामेंटल नॉलेज की ब्रेन कैसे काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है उसकी मदद से कुछ नए टेक्निक्स बनाए। धीरे धीरे वो चीज डेवलप होके इस फॉर्म में आ गई कि आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फॉर्म ले सके। तो अगर वो लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब होता, वो कभी वो फंडामेंटल चीज बना ही नहीं पाते जिसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी बनी है। तो आप इस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं कि जब आप बोल देते हैं ना कि हमारे यहाँ पहले से दिया हुआ था, हमारे यहाँ से वो दिया हुआ था, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी में अंतर आ रहा है। आप खुद टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट रह चुके हैं, सो आई थिंक आपको ये चीज ऑलरेडी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब मेरे विशाल जी से कोई ऐसा पर्सनल ग्रज नहीं है, बस मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने इतनी सारी जो सूडो साइंटिफिक बातें कर रखी है या फिर सूडो मेटाफिजिक्स वाली बात कर रखी है, आप प्लीज उन्हें यूट्यूब से हटा दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सही में साइंटिफिक टेम्परामेंट खराब कर रहा है। आप प्लीज इसको कोई पर्सनल वॉर की तरह मत लीजिए, दिस इज अ सीरियस सिचुएशन। आप एक बार शांति से सोचिए इस बारे में। आई नो आप एक अच्छे इंसान है तो आप इस बारे में सोचेंगे कि अगर ये सारी चीजें गलत है और अगर आपको मेरे पॉइंट सही लग रहे हैं तो प्लीज उन्हें हटाइए। गलती करना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ये जानने के बाद कि गलती हुई है उसको नहीं सुधारना वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो मैं इसी रिक्वेस्ट के साथ ये वीडियो एंड करूंगा और अगली जो क्वांटम मैकेनिक्स वाली वीडियो होगी उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ऑब्जर्वर इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में आपकी क्या गलती है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।